हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? जबरदस्त, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। तो मैं पिछली 3-4 वीडियोस में ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस जो होंगे उनका लेवल बेसिक से एडवांस तक होगा। और आप बताना, टोटल मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। आप बताना कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस किए, ठीक है? तो क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा भाई तुम्हें, क्योंकि पता है अगर मैं लिखूंगा फिर वीडियो शूट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मेरे पास इधर एलईडी में क्वेश्चंस है, बस मैं इधर पढ़ के बोल दूंगा, आप सुन लेना। और जो मोटी मोटी मेन मेन चीजें हैं उनको मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगा और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलो फिर करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की, मतलब किसी ट्रायंगल की जो रेशियो है उनका साइडों का, जैसे कोई त्रिभुज है, इन भुजाओं का जो रेशियो है वो 3:4:5 दिया हुआ है। ये साइड्स का रेशियो, किसका रेशियो है? साइड्स का, एंगल्स का नहीं है ये, साइड्स का, भुजाओं का रेशियो है। फिर कह रहा है कि उसका जो परिमाप है यानी कि पैरामीटर, इसका पैरामीटर है हमारे पास में 36 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछ रहा है? इसका एरिया। तो आपको बताना है इसका एरिया। बताइए एरिया। देखो मैं तो करा ही रहा हूँ, पहले खुद से वीडियो पॉज करके रोक के खुद करिए, और जो अगर आपका आंसर आ जा रहा है फिर मुझे देखिए कि जो मैंने किया आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो क्वेश्चन में बोला है इसने कि भुजाओं का जो रेशियो है वो इतना इतना है और उसका पैरामीटर इतना है। भाई हमें पता है अगर कोई भी चीज हमें रेशियो के फॉर्मेट में दी हुई है तो सबसे पहले हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे ये 3x और इसको क्या लिख लेंगे, कॉमा 4x और फिर प्लस के 5x, ठीक है? अब इनका जो पैरामीटर वो हमें क्या दिया हुआ? 36। हमें पता है पैरामीटर हमेशा क्या आता है? जोड़ने के बाद 3x प्लस के 4x प्लस के 5 इज इक्वल टू में 36। इनको हमने जोड़ा कितना हुआ? 12x और फिर इतना इधर हो गया 36। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 3। यानी कि x की वैल्यू आई है हमारे पास में, भुजा नहीं आई है। हमें फिर इसका एरिया निकालना। पहले हमें इसका क्या निकालनी पड़ेंगे? साइड्स। तो साइड्स निकल जाएंगे अब यहाँ से। तो पहली साइड क्या आती है हमारे पास में? 3x। तो यानी कि 3 × 3 9 है गई। उसके बाद में 4 × 3 4 तिया 12, ऐसे सेम 5 5 तिया 15। तो ये हमारे पास में इस ट्रायंगल की साइड आई है। क्या क्या आई है? 9, 12 और 15, ठीक है? अब देखिए अगर आप 9, 12 और 15 को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। यानी कि ट्रिपलेट किसमें काम करता है? समकोण त्रिभुज में 9, 12 और 15, ठीक है? देख लेना तुम, 15 का स्क्वायर जो है इस 9 स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो रहा होगा, वरना देख लेना आप। तो समकोण त्रिभुज है। तो अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का एरिया आपको पता है, अगर हाइट हमारे पास है तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हमारे पास में? 12 मल्टीप्लाई हाइट क्या है? 9। तो इससे कैंसिल ही है, तो 6 9 54, यानी कि 54 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? आंसर आ गया समझ में? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दो फिर मैं इसको। तो अगला क्वेश्चन सुन लो तब तक आप। कह रहा है कि कोई हमारे पास में त्रिभुज एबीसी है। क्या है? हमारे पास में कोई ट्रायंगल है एबीसी। एक ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी, और उसमें जो है एंगल ए जो है वो 70 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है यदि एडी कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब यदि एडी यानी कि एडी इसका समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अगर ये 35 का है तो दोनों आपस में 35-35 के हो गए। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है? दोनों एंगल्स को बराबर भागों में बांट दे, एंगल बाइसेक्टर इंग्लिश में बोला जाता है उसको। तो फिर बोला है इसने कि बीसी पर काटता है, बीसी पर काट रहा है, ठीक है? उसके बाद बोला
तो एंगल ADB का मान बताइए, एंगल ADB इसका मान बताना ये कितना होगा। तो चलो करते हैं इसको भाई, कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे भाई, आसान तरीका कर लो। देखो इसको निकालने का एक ये तरीका है भाई, हमारे पास में ये दोनों एंगल है, इस पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए आप, त्रिभुज ABD में काम कर रहे हैं, कैसे में, त्रिभुज ABD में। हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज 180 डिग्री। तो भैया चलो देखो, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D बराबर में कितना होगा 180। तो एंगल A कितना हमारे पास में 35, एंगल B कितना है 50। तो एंगल D हमें निकालना ही है, 180 का 180, तो 50 और 30 कितना हो गए 85, 50 और 30 85 प्लस एंगल D बराबर में 180। ठीक है भाई, तो एंगल D बराबर में 180 की तरफ हमने 85 भेज दिया, तो इधर आ गया माइनस में ये, तो यहाँ पे कितना बच गया 95। तो हमारे पास में एंगल D की वैल्यू कितनी आई है 95। तो एंगल D इज इक्वल टू 95। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, क्या करिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर उतारना है, और नहीं तो फिर देख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखो इधर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा, क्या साइड्स हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, देख लीजिए आप। तो अंतः त्रिज्या क्या होगी, अंतः त्रिज्या पूछिए भाई इसकी, इन रेडियस। इन रेडियस कब बनती है, अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और अगर उसके अंदर कोई सर्कल बनता है, सर्कल, तो उस सर्कल की रेडियस पूछी जाती है। अगर आप इस ट्रायंगल की भुजाओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारे पास में ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है, ये साइड हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दिख रही है, समकोण त्रिभुज की। ये 25 और ये 20 और ये 15। ठीक है, तुम 25 का स्क्वायर पता है 625, और 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। 400 और 225 को जोड़ोगे 625 होगा। तो इसको देख के तुम पता कर सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। आई बात समझ में। अब इसके अंदर मान लो हमने क्या बना दिया, सर्कल, ये बना दिया हमने इसका सर्कल। तो इस सर्कल की हमें ये रेडियस पूछी है, इस रेडियस, तो ये बतानी है, मैं इसको बोलते हैं इन रेडियस, इसको कैपिटल सॉरी स्मॉल r से लिखते हैं इसको, तो ये बतानी है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, उसको लिखिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में इन रेडियस पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस के हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है क्या, यानी कि इसको और इसको जोड़िए, उसमें से इसको घटा दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो 15 और 20 कितना हो गए 35 माइनस के 25 बटे में 2, और 35 में से 25 गए तो कितने बचे 10 और बटे में 2। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास में r की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से मैं अगर अपनी बात बताऊं तो बेटा यहाँ से हर साल CDS में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इन रेडियस से और सरकम रेडियस से, उसके भी क्वेश्चन होंगे आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लेना इसको। ये सिर्फ ये जो इन रेडियस का फॉर्मूला ना, हर ट्रायंगल का अपने एक अलग फॉर्मूला होता है इन रेडियस निकालने का। ठीक है, एक अलग फॉर्मूला भी होता है जो हर किसी ट्रायंगल में लग जाता है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है। किसके लिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज के लिए। अब आप कहेंगे सर अगर समकोण ना हो तो कौन सा तो कैसे निकालेंगे मेरे इन रेडियस। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s।
इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इन रेडियस। अब तुम कहोगे डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बता रहा है ये, और एस क्या है, सेमी पैरामीटर, जो मैंने कल की क्लास में बताया था। सेमी पैरामीटर मान अर्ध परिमाप। ये आप किसी भी ट्रायंगल से एरिया निकालिए, अगर उसकी साइड दी हुई है, उसके बाद में जो एरिया आया उसमें सेमी पैरामीटर से भाग कर दीजिए, आ जाता है निकल के। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊं ये वाला, चलो इससे निकाल के दिखा देता हूँ। भाई हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी बताया था। तो 1/2 गुणा बेस क्या है हमारे पास में 15, हाइट क्या है 20, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 10 बार कैंसिल, और यहाँ कितना बचा, 15 दाम के 150। तो यानी कि इसका एरिया कितना आ गया, 150। अब हम इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर निकालो इसका। भाई 35 और 25 कितना हो गए, 60। 35 और 25 कितने हो गए भाई, 20 और 25 कितने, 45, और 45 और 15 कितने हो गए, 60। सही है, कोई गलती तो नहीं करी हमने इसमें, मुझे तो लग रहा है गलती करिए कोई। क्या करिए, चेक करते हैं। चलो भाई ठीक है, ये हमें दिया है 15, ये 20 है, ठीक है। ये 10 बार कैंसिल 2 से, अरे हाँ यार गलती कर दी ना हमने। ये इसका जो 60 आया, ये सेमी पैरामीटर थोड़ी आया है, ये तो पूरा पैरामीटर है, इसकी वजह से। तो इसका 60 क्या आया था, पैरामीटर। 60 में 2 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ कितना आएगा, 30। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, 30 पंजे 150, वही आंसर आ रहा है ना, 5 सेंटीमीटर। तो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, ये फॉर्मूला हर किसी ट्रायंगल में लग जाता है, अगर उसकी साइड दी हुई है तो हीरोन्स फॉर्मूला से क्या निकाल लो, एरिया, देन उसके बाद सेमी पैरामीटर से भाग दे दो, ये इन रेडियस निकल के आ जाती है। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूं आ गई होगी बात समझ में। चलिए तो आगे बढ़ो, चलो बढ़ रहा हूं आगे। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन में बोला है इसने कि एक त्रिभुज में डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर ऐसे बिंदु हैं, मतलब हमारे पास में कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास में कोई त्रिभुज है, और इस पे ए बी पे एक बिंदु डी है और ए सी पे एक बिंदु ई है। इन दोनों को मिला दिया जाता है, मिला दिया। उसके बाद क्या बोला है इसने, उसके बाद बोला है इसने कि डीई पैरेलल बीसी है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी है, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने, बोला है कि एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ई सी पूछा है इसने, ये वाला पूछा है इसने, ये क्या हुआ, इसको मान लिया हमने एक्स, एक्स मान लेते हैं। अब तुमको पता है, जो बच्चों ने 10th में थेल्सपर में पढ़ी है, थेल्सपर में एक्सरसाइज 10वीं की मैथ में मिलेगी 6.2 में, तो थेल्सपर में क्या कहती है, इन वाली साइड का यानी एडी और डीबी का जो रेशियो आपस में बराबर होगा। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, समरूपता का। और ए ई बटे में होगा ई सी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, डीबी की वैल्यू कितनी है 6, बराबर ए ई की वैल्यू कितनी है 5, और ई सी हमें निकालना है, इसकी जगह पे मान लिया तो हमने x। तो देखो 4 का x से मल्टीप्लाई करा तो 4x, और 5 छिंगे 30, 5 छिंगे 30, इससे इसको कैंसिल कर दो तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 4 से 28 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट क्या आ गई हमारे पास में 7.5 सेंटीमीटर। देखो कितने हलवा से क्वेश्चन है, लेकिन हलवा उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट में पकड़ रखी है। अभी बहुत बच्चों के समझ में नहीं आ रहे होंगे, तुम कहोगे सर आपने अभी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं यूट्यूब पे, है ना। हमें मानता हूँ नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने 6, 7, 8, 9वीं में तो पढ़ा होगा नहीं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, और नहीं पढ़ा तो चलिए मैं बता दूंगा, कमेंट करना कि सर आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाइए,
और अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं उस सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस पे अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में, आगे चले, चलिए तो आगे चलते। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मैंने शुरुआत की क्लास में बताया, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है, यानी कि ये बराबर, ये तीनों आपस में बराबर है, उसकी इसने बोला है इसकी हाइट, यानी कि ये वाली हाइट, ये दिया है इसने हाइट, हाइट कितनी दी है इसने, हाइट बोली है इसने 6√3 सेंटीमीटर, ये हाइट दी है इसने। बोला इसका एरिया बताओ, एरिया फाइंड करना, बताइए। चलो करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वही बच्चा फाइंड कर सकता है जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया वो क्वेश्चन, और अगर नहीं हो रहा तो मैं बताऊं फिर, चलिए मैं बता नहीं, मुझे तो भाई हमें पता है अगर हमारे पास में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या रहती है, √3/2 इंटू में साइड, यही रहती है। तो हमें इसकी हाइट क्या दी है बच्चा, 6√3, 6√3 इज इक्वल टू √3/2 और ए। देखो पहले हम इसकी साइड निकालेंगे, साइड निकालने के बाद जब साइड आ जाएगा तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस साइड निकाल लो पहले। तो देखो यहाँ कुछ नहीं, एक मान लिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो तो करते हैं इसके भी। भाई यहाँ क्या बचा, ए अपॉन में 6×2 = 12 √3 और ये √3 चला गया इधर नीचे, ठीक है, इससे ये कैंसिल, यानी कि ए हमारे पास में कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ए आ चुका है, एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। तो लगा दो बस यही फॉर्मूला, √3/4, ए की वैल्यू क्या हमारे पास में 12 मल्टीप्लाई 12, स्क्वायर किया इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया उसको, ठीक है, स्क्वायर का मतलब पता होगा ना, पता होगा। तो इससे इसके कैंसिल करो, 3 बार 12 किया 36, तो आंसर क्या आ गया, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इस क्वेश्चन का। आ गया बात समझ में, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने ऐसे बता दिया है, पहले हाइट का फॉर्मूला ये था, वहां से हमने साइड निकाली, साइड हमारे पास में आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर, और फिर फॉर्मूला हमें पता था एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर, उसमें हमने वैल्यू रख दी उसकी, पुट कर दी और आंसर हमारे पास में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, 6वें क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगर तुमने ये वीडियो के जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपने बढ़िया तरीका से पढ़ ली है, तो वनडे जितनी भी एग्जाम एसएससी के, अगर त्रिभुज से कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, इन 10 कॉन्सेप्ट्स के बाहर आ जाए तो मुझे बता देना आप कि सर ये मैं इस एग्जाम का पेपर दे रहा था और इस एग्जाम में इस जो कॉन्सेप्ट्स आपने इनको इस वीडियो में बताए वो नहीं आए, तो फिर मुझे बता देना। वैसे मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन ही लाया हूँ ढूंढ के कि मोस्टली जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम्स है वहां के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इसके बाहर नहीं आता ज्यादा। कोई भी एग्जाम देख लेना, कोई भी एग्जाम का निकाल लेना, अगर ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। पूरा ट्रायंगल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये वीडियो के कॉन्सेप्ट्स उनको देखिए और उन पे 4-4 5-5 क्वेश्चन अपनी तरफ से लगाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में लिखाता जा रहा हूँ, उनके फॉर्मूले लिख लेना, कॉन्सेप्ट क्या क्या, फिर खुद से क्वेश्चन बनाइए और ढूंढो, फिर कर लेना। और आज के जमाने पे तो यार एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी से बोल दो कि भैया मुझे इस कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन चाहिए, वो दे देगा बना दे। जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे ऐप्स है भाई, खुद से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने की। उसको बोलो कि मुझे ट्रायंगल के इस कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन चाहिए, वो दे देगा फटाफट। अभी मेन क्वेश्चंस को एआई पे तो बनवा के लाया हूं, मैंने बोला था एआई से कि ऐसे 10 क्वेश्चन डिजाइन करो जिसमें ऑलमोस्ट ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाए, तो उसने मुझे दिए, फिर मैंने क्वेश्चंस को बना दिया। अभी मैंने ये जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे खोल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसी ने दे रखे हैं मुझे इसके आंसर, ठीक है, आंसर नहीं सॉरी क्वेश्चंस। पहले मैंने खुद ने करे थे क्वेश्चंस, अब खुद ने करने के बाद तुम्हें मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, पहले मैंने खुद ने करे, क्या बात है मुझसे कोई गलती हो जाए बाय द वे।
तो इसलिए पहले मैंने खुद ने आंसर्स करके देखे, फिर अब तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी एआई का यूज करिए और अपने जो बोझ लाद रखा उसको कम कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला है इसने, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र और परिकेंद्र और केंद्रक, अब आप कह रहे होंगे कि सर ये लंब केंद्र क्या होता है, 3 शब्द बोले इसने, लंब केंद्र पहला, इसको ध्यान से समझो। दूसरा बोला है इसने परिकेंद्र, परिकेंद्र, और तीसरा बोला है इसने केंद्रक, केंद्रक एक ही बिंदु पर स्थित है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, क्या होगा, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। देखो लंबे केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर। परिकेंद्र को बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं इनसेंटर, क्या बोलते हैं, इनसेंटर नहीं बोलते, सॉरी, उसको अंता केंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड इंग्लिश में, सेंट्रोइड। अब बोला है कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अंदर ये सारे के सारे जो सेंटर से ये एक ही ट्रायंगल के अंदर एक ही बिंदु पे आते हैं। मैंने जब बिंदु वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लाइन और एंगल वाला, लगभग 27 फरवरी को मैंने वीडियो डाली थी बना के, लाइन और एंगल 42 मिनट की, उसमें मैंने पूरी कॉन्सेप्ट बताई थी बिंदु और रेखाओं के बारे में, वो देख लेना, वहां से समझ में आ जाएंगे। अब इसमें बोला है कोइंसिडेंट, यानी एक ही बिंदु के ऊपर ये तीनों आ रहे हो, यानी कि तीनों एक दूसरे को ऊपर हो ऐसे, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है। जैसा पहली बात करते हैं कि बनते कैसे कैसे। देखो अगर मैं बात करूं सेंटर की, कि सेंट्रोइड कैसे बनता है, सेंट्रोइड बनता है जब हमारे कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ऐसे मीडियन डाल दूं, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ऐसे मीडियन डाल दूं, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ऐसे मीडियन डाल दूं, तो जहां तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहां जो पॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे केंद्रक। आ गई बात समझ। केंद्रक कब बनता है, जब तीनों मीडियन किसी ट्रायंगल की तीनों एक आपस में क्या करती हो, इंटरसेक्ट, पर प्रतिच्छेद करती हो, वहां बनता है हमारे पास में ये वाला सेंटर। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र कहाँ बनता है इसको समझो। देखो परिकेंद्र बनता है हमारे पास में वहां सरकम सेंटर, जब हमारे पास साइड बाई सेक्टर, यानी कि साइड को जो आपस में साइड को जो बराबर दो भागों में बांटे, साइड बाई सेक्टर, इसको परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ये तीनों जिस पॉइंट पर काटते हैं वहां बनता है हमारे पास में परिकेंद्र, यानी कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। आ गई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी बात समझ में। ये आ गया, ये मीडियंस के इंटरसेक्ट करने से बनता है, मीडियंस के इंटरसेक्ट करने से क्या बनता है हमारे पास में सेंट्रोइड। इनके सामने लिख रहा हूँ कि ये कब कब बनते हैं, जब मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तीनों, तो हमारे पास में सेंट्रोइड बनता है। और जब हमारे पास में क्या, हमारे पास में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह इसका दूसरा नाम है साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास में बनता है सरकम सेंटर। अब बात करते हैं ऑर्थोसेंटर कहाँ बनता है, तो बच्चों ऑर्थोसेंटर हमेशा हमारा वहां बनता है, जैसे हमारे पास मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, जब तीनों अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब कि जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री पे जाते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, अल्टीट्यूड, कब, ये अल्टीट्यूड्स को आपस में इंटरसेक्ट करने से बनता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, जब तीनों अल्टीट्यूड एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास में ऑर्थोसेंटर बनता है। और जब तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास में सेंट्रोइड बनता है। और जब हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है,
सरकम सेंटर। एक सेंटर और रहता है, उसको मैं बता देता हूं, उसका नाम है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र को इंग्लिश बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर कब बनता है? जैसे मान लो हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, और ये जब बनेगा जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी इस एंगल को ऐसे, ऐसी लाइन जो इस एंगल को बराबर दो भागों में बांट दे, ऐसे तीनों में, ऐसे इसको, ऐसे तीनों एंगल को जो ऐसी लाइन जो बराबर भागों में बांटते उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक हिंदी में बोलते हैं ऐसा। तो ऐसी लाइन जो इस तीनों एंगल को बराबर दो भागों में बांट रही हो, तीनों लाइंस वो आपस में इंटरसेक्ट करें, तो वहां पे बनता है हमारे पास में इन सेंटर। क्या बनता है? इन सेंटर। उम्मीद करता हूँ चारों सेंटर समझ में आए गए होंगे। ठीक है, क्या क्या थे? पहला क्या था? सेंट्रोइड, देन इन सेंटर, देन सरकम सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर। ये चार सेंटर रहते हैं हमारे ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और चारों सेंटर्स के बारे में मैंने बता दिया है कब कब बनते हैं। सेंट्रोइड कब बनता है? जब तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास में इन सेंटर कब बनता है? जब एंगल बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और हमारे पास में सरकम सेंटर कब बनता है? सरकम सेंटर बच्चा हमारे पास में बनता है जब हमारी क्या, जब हमारी क्या बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास में सरकम सेंटर बनता है। और लास्ट वाला ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जब तीनों एल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास में बनेगा क्या? क्या? ऑर्थो सेंटर। डन? क्लियर है? चारों सेंटर आ गए समझ में? अब देखो, इसने क्वेश्चन में बोला था सिर्फ तीन, कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है कि तीनों सेंटर्स एक ही पॉइंट पे आते हो, एक ही आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही ट्रायंगल है और उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम है उसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे जो मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट, और ये जो तीन मैंने लाइन बनाई है, देखो इनको तुम मीडियन भी कह सकते हो, इनको तुम साइड बाइसेक्टर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हो, और एल्टीट्यूड भी कह सकते हो। ये तीनों लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपस में, ये जो मैंने बताई थे, इंटरसेक्ट करती हैं। यही अपने आप में सारी चीजें हैं। तो इसी वजह से हमारे जो क्या है, ये सेंटर है आपस में, चारों सेंटर एक ही जगह पे बनेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन के ये भी आ सकता है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है कि हमारे पास में चारों या तीनों सेंटर कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन पाते हैं। यहाँ पे तो एक ही आपस में क्या थे? कोइंसाइड, कोइंसाइड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोइंसिडेंट समथिंग, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर थे। दूसरा ट्रायंगल ऐसा पूछ देगा तुमसे कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जहाँ पे एक दूसरे एक ही लाइन पा रहे हैं, कोलिनियर बन रहे हो, समरेखीय बिंदु। तो ऐसा हमारे पास में कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? डन। उम्मीद करता हूँ ये चारों सेंटर और ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर सीडीएस सीजीएल जैसे एग्जाम्स, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इन जैसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। इतना इतना डेप्थ लेवल में नहीं पूछते ये वाले जितने भी एग्जाम्स, इतना डेप्थ लेवल में पूछते हैं आपको सीजीएल और सीडीएस जैसे एग्जामों में। ठीक है, तो चलो फिर करें स्टार्ट, आगे बढ़े। अभी तो छठवां क्वेश्चन था ये। हाँ, छठवां क्वेश्चन था ये। अभी तो 3-4 क्वेश्चन और रह गए। अब तुम कह रहे हो कि सर या भैया आपको कैसे पता कि एसएससी जीडी या फिर और भी अदर स्टेट पुलिस एग्जाम से इनमें नहीं पूछता। देखो, मोस्टली मैंने देखा है पेपर्स को, मैं अभी दिल्ली पुलिस का पेपर देकर आया था, और दिल्ली पुलिस का जब मैं पेपर देकर आया, वहां पे जो मैथ थी, जो 15 क्वेश्चन आए थे, ट्रायंगल का तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, सर्कल का था। तो वहां से बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। मेरे 15 में से 14 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो मेरा नंबर नहीं था, क्योंकि जीके में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। रीजनिंग में मेरे 24 क्वेश्चन सही थे, और उसमें मैथ में 14 क्वेश्चन सही। तो 24 और 14 38 क्वेश्चन मेरे इन दोनों को मिलाकर होते। कंप्यूटर मेरी बिल्कुल गलत थी और जीके मेरी बिल्कुल गलत थी। तो 38 जीके में मैंने टोटल 36 से शायद 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से 20 सही थे और 18 या 20 क्वेश्चन गलत थे मेरे। तो जीके और कंप्यूटर की वजह से मेरा जो है
दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो क्लियर शायद नहीं होगा। शायद क्या, मेरे कट पिट के कितने बैठ रहे, 59-60 के सब करीब बैठ रहे मेरे नंबर। हाँ, और 59-60 पर कभी भी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जाती नहीं है। आई बात समझ में? तो खैर ये मैंने अपनी स्टोरी बताई है तुम्हें, तो आगे बढ़ी। बढ़ू आगे चलो बढ़ रहा हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, कोई भी अगर एग्जाम निकालना ना तो मैथ रीजनिंग एक दो सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर नहीं निकलता, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का कवर अप होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैंने कंप्यूटर भी पढ़ी होती तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकल जाता। ज्यादा टफ था नहीं इस बार का, मैंने देखा था पेपर, ज्यादा टफ नहीं था। बस जीके और कंप्यूटर की वजह से मेरा ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो पाएगा क्लियर। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ जो गलती मैं कर रहा हूँ वो गलती आप ना करें। मैथ और रीजनिंग तो शायद पढ़े ही पढ़े, लेकिन उनके साथ साथ जीके और जो कंप्यूटर वगैरह अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो साथ लेके चले। आ रही है बात समझ में? क्योंकि 50 नंबर की अकेली जीके जीके ही आती है दिल्ली पुलिस में। खैर, मैं दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक टू एडवांस लेवल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी त्रिभुज में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, एंगल सी बराबर 90 और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है? क्या 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 बोला है इसने? हाँ, कोई हमारे पास में त्रिभुज है, मतलब भाई 90 डिग्री दे दिया तो सीधी सी बात है समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण। और यहाँ पे क्या हमारे पास में ये सी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला इसने? ए सी यानी कि ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो फिर बोला है इसने कि तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब कि सरकम सेंटर। अगर मैं इसको मान के यहाँ पे इसके और पास कर एक सर्कल बनाऊं तो पूछ रहा है कि इसकी क्या पूछ रहा है? मैंने थोड़ा सर्कल गलत बना दिया, डायग्राम डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका। कैसा बनेगा इसका डायग्राम? कुछ कुछ ऐसा। डायग्राम थोड़ा सा गलत बनता है, बन रहा है सरकम सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर मान के इसके और पास कर ऐसे एक सर्कल बना दूं तो हमारे पास में इसकी रेडियस पूछिए, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूछिए। तो भाई पहली बात तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड निकाल लो, ये आ जाएगी 13। ठीक है, अब भाई देखो ये इसका सेंटर है, यानी कि ये इसका डायमीटर का काम कर रहा है ना, व्यास का। और व्यास तुम्हें पता है व्यास क्या रहता है? आधा। त्रिज्या, त्रिज्या क्या रहती है? व्यास की आधी। तो बस 13 में भाग दे दो 2 से, 13/2। आंसर क्या आ जाएगा? 6.5। यानी कि आर, आर पूछा था इसमें सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का बस आधा कर दो, उससे निकल के आ जाती है हमारे पास में हाइट। सॉरी हाइट नहीं, सरकम रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल की। डन, आगे बढ़ो। चलिए तो फिर बढ़ते हैं भाई साहब आगे। 7वां क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। अगर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसकी सरकम रेडियस पूछी है हमें, सरकम रेडियस मतलब कि बाहर वाला, अगर इसके बाहर क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है, तो बस हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, हमारे पास में सरकम रेडियस आ जाती है। इससे पहला क्वेश्चन था उसमें अंदर सर्कल बन रहा था, अगर अंदर सर्कल बनता है तो इन रेडियस पूछता है ना, ये वाला। ये इस इन रेडियस को हम कैपिटल स्मॉल आर से लिखते हैं और सरकम रेडियस को कैपिटल आर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस के हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2, और इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2। ये दो फॉर्मूले विशेष तौर पे याद रखना, सरकम रेडियस और इन सेंटर, यानी कि इन रेडियस निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज्यादा काम आते हैं। खासकर सीडीएस में तो राइट एंगल ट्रायंगल यूपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में बढ़े आगे। चलो बढ़ रहे हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बोला है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का परिमाप क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या आता है मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड में। दो त्रिभुज है समरूप त्रिभुज, ए बी और सी और डी ई
एफ। इनका जो पैरामीटर का जो रेशियो है पैरामीटर का वो है 3:2। फिर बोला है इसने कि बीसी की जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। पूछा है ईएफ की लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। देखो पहले बात करता हूं समरूप क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप दो रहते हैं, समरूप और सर्वांग समता, ये दो कॉन्सेप्ट है, समरूप और सर्वांग समता। देखो समरूप और सर्वांग समता, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो समरूप यानी कि शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं समरूप। और कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूप सर्वांग समता क्या होता है, शेप और साइज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने इधर लिखा, जैसे यहाँ ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इधर लिख दिया मैंने 6, 10 और 8। देखो साइड्स की जो लेंथ वो इनकी अलग अलग है, तो इनको कह सकते हैं ये आपस में समरूप है। क्या है, समरूप, समरूप है। और अगर सर्वांग समता की बात करते हैं तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होनी चाहिए थी, ये 5 है तो ये भी 5, और ये 4 है तो ये भी 4, यानी कि बिल्कुल सेम डिक्टो। आ गई बात समझ में, सारे तरीका से बिल्कुल बराबर, शेप और साइज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए थी, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। और सर्वांग समता को प्रूफ करने के लिए 5 कॉन्सेप्ट भी है, उनको आप कैसे जानते हैं, कौन कौन से उससे जानते हैं। एक तो साइड साइड साइड, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है SAS और AAS, सॉरी AAS और RHS और एक और कौन सी है बताओ, एक और है सर्वांग समता प्रूफ करने की, एक और चीज है, वो कौन सी है भाई, SS हो गया, SAS हो गया, SAS, हाँ SAS, एक SAS और, ठीक है। ये SAS तो बता दिया, ASA है, ASA, ये 5, इन 5 कंडीशंस पे तुम किसी भी ट्रायंगल की सर्वांग समता जांच कर सकते हो, ठीक है। समरूपता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपके बारे में। जैसे हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, ये है और ये ABCPQR। तो समरूपता में क्या रहता है कि शेप और साइज अलग रह सकते हैं लेकिन दिखने में एक साथ चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, इन साइडों का जो रेशियो आपस में बराबर होता है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC अपॉन में क्या होगा, अपॉन में QR। यानी कि इसमें साइड का जो है जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल्स का वो आपस में बराबर रहता है, ठीक है, रेशियो बराबर रहता है। इसमें बिल्कुल सर्वांग समता में बिल्कुल रेशियो बराबर नहीं होगा, तो पैरामीटर बराबर ही होगा, साइड बराबर ही होनी चाहिए, पैरामीटर बराबर है और एरिया भी बराबर है, तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे सर्वांग समता। और समरूपता में सिर्फ रेशियो बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें पूछा था अगर इनका पैरामीटर दोनों का 3:2 है तो ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड कितनी होगी। तो भाई देखो इसका एक कॉन्सेप्ट ये रहता है, अगर हमारे पास में जो रेशियो साइड्स का रहता है, जो रेशियो पैरामीटर का रहता है, वही रेशियो साइड का रहता है। तो यहाँ 9 है, अगर मुझे इसको 3:2 में करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर 6 लिख दो, जैसे यहाँ लिखो 3/2 है ना, तो इधर उधर 9 था और इधर 6, ये यहाँ से इतना ही रहेगा, ये तो 3/2, इसको आपस में कैंसिल करना, 3/2 आ गया ना रेशियो बराबर। तो ऐसी संख्या आप गैस करके रख सकते थे आप, और गैस नहीं कर सकते थे कैलकुलेशन करके लगते थे, ठीक है। आगे बात समझ में, समरूपता और सर्वांग समता मैंने बता दिया है। और अगर आप कह रहे हैं कि सर इनका प्रूफ भी बताइए, कि प्रूफ क्या है इनका, SSS का साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड है ना, और एंगल एंगल साइड, और राइट हाइपोटेन्यूज साइड, और एंगल साइड एंगल, तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि यस सर आप इनका हमें प्रूफ भी बताइए, ठीक है। प्रूफ में सारी चीजों को बता दूंगा, ट्रायंगल्स की का कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों रहता है ना। और जो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एन रेडियस पूछी है तो वो p प्लस b प्लस माइनस के h अपॉन में 2 वो कैसे आया है, उनका प्रूफ भी बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी आप इनको पढ़ लीजिए, प्रूफ एग्जाम्स में नहीं पूछता है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप प्रूफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप ज्यादा ही ज्ञान चाहिए कि अब नहीं मुझे ज्ञानी बाबा बनना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिटा दूंगा अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोला है यदि किसी त्रिभुज की साइड एबीसी है, किसी त्रिभुज की साइड एबीसी है, फिर क्या बोला है इसने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा। मैंने त्रिभुज की दूसरी वीडियो डाली थी, ट्रायंगल के पार्ट वीडियो 2, उसमें तो डायरेक्ट बताया था कि अगर ऐसा कि कोई भी त्रिभुज के दो साइड का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, किसी त्रिभुज के दो साइडों का स्क्वायर किसी त्रिभुज के तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। वरना आप चेक करके देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर है ना, उससे चेक करके देख लेना, यही होता है। नौवां क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जी सेंटर है, क्या है, यानी कि एक सेंट्रोइड है, अभी मिटा रहा हूं बता रहा हूं, कोई त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, इसमें एक सेंट्रोइड है बी जी, ठीक है, ये जी। बोला है यदि इस त्रिभुज का कुल एरिया यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया क्या रहता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है एरिया। पूछा है त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि बीजीसी इस वाले त्रिभुज का एरिया बताना है, इस वाले त्रिभुज का। अब देखो ये क्या है जी, यानी कि सेंटर, केंद्रक, सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कब बनता है सेंट्रोइड, जब तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कब, मीडियंस इंटरसेक्ट करने से क्या बनता है हमारे पास में, सेंट्रोइड। आगे बात समझ में, लेकिन मैंने उसमें एक चीज नहीं बताई थी, वो अब बता रहा हूं। मीडियंस के काटने के बाद जो भी ट्रेंगल के अंदर और नए ट्रेंगल बनते हैं, उन ट्रेंगल का रेशियो आपस में बराबर, मतलब जो ट्रेंगल है वो आपस में उनका जो वो जो, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा दिमाग ना हो जाए, बस नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ बच्चा कि कोई भी ट्रेंगल के अंदर अगर तीनों मीडियंस के बाद जो ट्रेंगल बने उनका एरिया आपस में बराबर रहता है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। तो अगर मुझे इस ट्रेंगल के एरिया को इन तीनों ट्रेंगल के एरिया को बराबर करना है तो इसमें सीधी बात में 3 से भाग दे दूंगा, तो हमें पता है 24 72, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस ट्रेंगल का 24 सेंटीमीटर आ गया, या तीनों का ही होगा 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि मीडियन हमेशा, मीडियन त्रिभुज में जो मीडियन के इंटरसेक्ट करने के बाद जो भी ट्रायंगल बनेंगे उसका उनका एरिया आपस में हमेशा बराबर होगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना। और मीडियंस का एक कॉन्सेप्ट और है कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल को उसके बाद 2:1 में, 2:1 में, जैसे यहाँ के बाद, जैसे मैं यहाँ से आगे चलता ही है इसको यहाँ से तो 2:2 2:1 2:1 ऐसे इसमें डिवाइड करता है 2:1 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी, और नहीं आई है समझ में तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जो मैंने दो क्लासों में नहीं बताए थे वो भी मैंने बता दिए, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। बाकी मैं सोच रहा था 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, हालांकि 10 से 12 मिनट की वीडियो ही बनती क्वेश्चंस करवाने में, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने उन 2 वीडियोस में नहीं कराए थे वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है। तो अब ट्रायंगल में इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता, बस ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट यही खत्म हो जाता है, जितना भी था ट्रायंगल में
मेरे हिसाब से वो सब क्लियर करवा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, इनके थोड़े थोड़े से लॉजिक्स और हैं, मीडियंस के, सेंटर्स के, इन सेंटर के, कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, कितने सर्कल बनते हैं, वो सारी चीजें वो इतने एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो फिर यहीं खत्म करते हैं, और अगली टॉपिक बताना किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं अपने हिसाब से अब सर्कल पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, सर्कल, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।